आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और जानिए चमोली की खबर सबसे पहले। यहां पर नंदा नगर घाट क्षेत्र में बादल फट गया, जिसकी वजह से कई घरों में मलबा और पत्थर घुस गए हैं। भारी बारिश की वजह से मोक्ष नदी उफान पर आ गई है। नदी के उफान पर आने से सेरा गांव में भारी नुकसान हुआ, कई घरों में मलबा घुस गया, साथ ही गौशालाओं को भी नुकसान हुआ है। तस्वीरें आपके सामने, राहत बचाव का कार्य जारी है। नितिन सेमवाल जानकारी देंगे, फोन लाइन पर है मौजूद। नितिन सेमवाल, ये खबर बताएं और इस समय का अपडेट दें। नितिन सेमवाल, आवाज आ रही है? 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। देखिए, मोक्ष नदी अपने रौद्र रूप में इस समय आई हुई है और अब अपने साथ ये नदी जो है कई घरों में मलबा और पानी साथ में लाकर छोड़ रही है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है। एक्सक्लूसिवली आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री धामी ने किया था इलाके का, जहां पर भारी तबाही मची हुई नजर आई है। उनकी तरफ से तत्काल राहत बचाव के आदेश दिए गए हैं, लेकिन इस समय का जो बड़ा अपडेट आया है वो चमोली से आ रहा है। नितिन सेमवाल से लेते हैं इस खबर पर और जानकारी। नितिन सेमवाल, ये बड़ी खबर है, ये पूरी खबर आप विस्तार से बताएं और इस पर इस समय की अपडेट दें और किस तरह से राहत बचाव कार्य चल रहा है, संपूर्ण जानकारी दें। जी, अगर इस पूरी घटना की बात करें तो इसमें भारी अतिवृष्टि हुई है नंदानगर घाट क्षेत्र में। कल देर रात को जो बारिश हुई है उसकी वजह से कई जगहों पर अतिवृष्टि हुई है और जिसकी वजह से जो नाले थे वो अचानक उफान पर बहने लगे और उन्हीं नालों की वजह से जो सेरा गांव है, मोक गांव है और इसके आसपास के जो अलग अलग गांव है वहां पे ये बरसात का पानी पूरा घुस गया, जिसमें मलबा पत्थर भी लोगों के घरों में बहकर चला गया, जिससे लगभग अगर बात की जाए तो आधा दर्जन से अधिक घर अभी तक प्रभावित बताए जा रहे हैं। इसके अलावा किसानों की जो खेती है वो बर्बाद हुई है। तेज नदी के बहाव की वजह से खेत खलियान बह गए हैं और कुछ जगहों पर तेजी के साथ कटाव भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं स्थिति गंभीर है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और बरसात से जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जनहानि किसी भी प्रकार की नहीं है, ये प्रशासन के द्वारा पुष्टि की जा चुकी है और प्रशासन का ये भी कहना है कि ये अतिवृष्टि हुई है, ये कोई बादल फटने की खबर नहीं है, क्योंकि पहाड़ों में इन दिनों अगर बात करें तो मानसून की बारिश में अतिवृष्टि बहुत जगहों पर होती है और बादल फटने की खबरें वो कम ही रहती हैं, लेकिन तेज बारिश की वजह से जो नदी नाले हैं वो उफान पर आ जाते हैं और उसकी वजह से ही सबसे ज्यादा नुकसान इन इलाकों में किया जाता है। चमोली के जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि यहाँ पे बादल नहीं फटा है बल्कि अतिवृष्टि हुई है। उन्होंने एसडीआरएफ के साथ साथ तहसील प्रशासन को भी मौके पर भेज दिया है और जो लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें आसपास सुरक्षित स्थानों पर ठहराने के निर्देश भी जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दे दिए हैं। जो सरकारी स्कूल है या सरकारी भवन है वहां पे प्रभावित लोगों को ठहराया जाएगा, ये बताया जा रहा है। जी, और इस समय मौसम का क्या अपडेट है नितिन सेमवाल, क्योंकि तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, नदी और नाले जो हैं वो उफान पर है, मौसम लगातार खराब है। खराब कुछ इस दिशा में कह सकते हैं कि कई जगहों पर इसी वजह से भारी नुकसान हुआ है, जिस पर आप भी अभी इस समय जानकारी दे रहे हैं। तो मौसम का अपडेट भी दे दें हमारे दर्शकों को। जी, अगर बात करें तो मौसम सुबह से ही धूप खिली हुई है और जो ये बरसात से जो नुकसान हुआ है ये अगर बात करें तो तड़के सुबह लगभग 2-2:30 बजे की ये बात है, यानी कि 3 बजे के आसपास तेज बारिश उस घाटी में हुई है, तो उसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। फिलहाल मौसम बिल्कुल खुला हुआ है, मौसम सामान्य है, धूप खिली हुई है, लेकिन रात को जो तेज बारिश हो रही है मौसम बदलने के साथ ही उससे नुकसान लगातार पहाड़ों में हो रहा है। सड़क मार्ग बाधित हो रहे हैं, नेशनल हाईवे बाधित हो रहा है। हालांकि समय रहते इस सभी चीजों को सुचारू कर दिया जा रहा है, चाहे सड़क मार्ग हो या पैदल रास्ते हों, उनको ठीक करने का काम किया जा रहा है। फिलहाल मौसम साफ है और रात की खबर यही है कि इस समय मौसम साफ होने के साथ ही जो बद्रीनाथ धाम है, कुंड साहिब की यात्रा है वो भी लगातार संचालित की जा रही है और जहां जहां भी नुकसान हो रहा है प्रशासन की टीमें अब वहां के लिए रवाना भी हो गई हैं। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए नितिन सेमवाल। खबर देहरादून से अगली, जहां पर रात भारी बारिश हुई है। यहां पर कारगी ग्रांट इलाके में भारी बारिश हुई, जहां पानी भर गया, कई घरों में पानी घुसा है, मलबा भी घुसा है साथ ही आनंद फानन में घरों से बाहर लोगों को निकलना पड़ गया। कुछ ही देर की बारिश ने नुकसान भारी भरकम पहुंचाया।
और उधर चमोली में बद्रीनाथ हाईवे को खोल दिया गया है। सुबह पहाड़ी से मलबा आने से ये रास्ता बंद हो गया था, सड़क बंद हो गई थी। पीपल कोटी के पास में सड़क पर मलबा आने से सड़क बंद हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने रोड को अब खोल दिया। हालांकि हल्की बारिश से पहाड़ियाँ दरक रही हैं और सड़कें बंद हो रही हैं। चमोली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ देखिए पीपल कोटी, नंदप्रयाग और कई जगहों पर रास्ते बंद हैं। सड़कों को भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि बारिश पहाड़ों को कच्चा कर चुकी है। कई जगहों पर मिट्टी के पहाड़ दरक रहे हैं। पानी के साथ साथ पहाड़ी का बड़ा हिस्सा मलबे के रूप में नीचे आता है, जिसके बाद सड़कें बाधित होती हैं। कई सड़कें हैं जहाँ पर इस समय यातायात ठप हो रखा है खराब मौसम के चलते। उधर उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे ओजरी के पास में 9 दिन से बंद पड़ा है, जो अब भी नहीं खुल पाया है। इसी के चलते कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क जो है वो 9 दिन से कटा हुआ है। प्रशासन का कहना है कि 9 जुलाई की सुबह तक रोड को खोल दिया जाएगा। जो हमारा ओजरी बैंड है उस पर बेली ब्रिज का काम रात और दिन दोनों टाइम चल रहा है। और चूँकि ये बिल्कुल एक तरह से नया काम है तो और विषम परिस्थितियां हैं, जैसे बारिश में वो नाला काफ़ी तेज आ जा रहा है तो काम थोड़ा रोकना पड़ रहा है। तो 24/7 काम चल रहा है। उत्तरकाशी के सियाना चट्टी में यमुना नदी में बिना झील, जो बनी झील है यहाँ पर, वो मुहाने पर सिंचाई विभाग ने मलबा हटाकर बहाव को सामान्य कर दिया है। हालांकि अभी भी नदी में मलबा और गाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। नदी के बहाव और जलस्तर सामान्य होने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। जरूर हमारे सामने एक नया कंसर्न पैदा हुआ था, जो लेक बन गई थी लगभग 20 फीट ऊंची। तो उसमें जो कुपड़ा गधेरे से जो मलबा आया था 29 की सुबह, वो हमने फिर किसी तरह से रास्ते से पहुंचा के नदी पोकलेन मशीन पहुंचा के नदी में उसको डाइवर्ट कर दिया है। चैनलाइजेशन हो गया है। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के चलते लैंडस्लाइड बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर जो हुए हैं, हाईवे से बंद है। बद्रीनाथ हाईवे सिरोबगढ़ और केदारनाथ हाईवे मुनकुटिया के पास में मलबा आने और बोल्डर आने से बंद है। सड़कें बंद होने से दोनों तरफ यात्री बसें हैं। हाईवे को खोलने का काम जारी है। उधर पिथौरागढ़ में थल बांसबगड़ रोड बंद होने के कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ गया। भारी बरसात की वजह से ये रोड कई जगह पर बंद है। नतीजा, ग्रामीण पहाड़ियां चढ़कर अपने सफर को तय करने के लिए मजबूर हो गए। पिथौरागढ़ की मुंसियारी में बीआरओ ने 3 दिन में वैली ब्रिज तैयार करने में सफलता पाई है। यहाँ पर गौनखा घाट में पुल जो है वो बरसात के कारण टूट गया था, लेकिन 3 दिन में पुल को फिर से खड़ा कर दिया गया। और अब जानिए कि पिथौरागढ़ के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से जौलजीबी मदकोट रोड के बीचों बीच में एक झरना बन गया। यह झरना आकर्षण का केंद्र बना, लेकिन यहां से आवाजाही बाधित हो गई। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज के लिए 5 जिलों में भारी बारिश का और लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी किया है, जिसमें रुद्रप्रयाग है, चमोली है, उत्तरकाशी है, टिहरी है। इन जगहों पर, इन 5 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश, लैंडस्लाइड का। सभी विभागों के लिए एडवाइजरी भेज दी गई है।
देहरादून में भले ही इस वक्त मौसम साफ हो, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये कहा गया है कि अगले 24 घंटे के अंदर तेज बारिश देखने को मिल सकती है कई इलाकों में। ऑरेंज अलर्ट आज कई इलाकों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, चंपावत के कुछ इलाके शामिल है। यहाँ कहा गया है कि भारी से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। देहरादून में भी देर रात जबरदस्त बारिश देखने को मिली। इसके अलावा आज भी ये कहा गया है कि कई इलाकों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। मॉनसून सीजन पीक पर है और इस समय ये देखने को मिल रहा है कि पहाड़ों में जबरदस्त बारिश हो रही है। मैदानी जिलों में भी कई इलाकों में ये देखने को मिल रहा है कि जल भराव की स्थिति बन रही है इस बारिश के चलते। अगले 24 घंटे के लिए भी अलर्ट है। भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। यूपी और उत्तराखंड के बीच में परिसंपत्ति बंटवारे के मामले में आज लखनऊ में सचिव स्तर पर बैठक होने जा रही है। उत्तराखंड की ओर से पुनर्गठन सचिव नीरज खेम्बा इस बैठक में शामिल होंगे। चमोली से खबर, जहां पर नारायण बगड़ के गढ़सीर गांव की एक महिला की चट्टान से गिरने की जानकारी मिली, जिसकी वजह से महिला की मौत हो गई है। सूचना पर मौके पर पहुंची डीडीआरएफ की टीम ने महिला के शव को गहरी खाई से बाहर निकाला। जंगल में घास काटने के दौरान महिला हादसे का शिकार हो गई। उधर हरिद्वार में एक सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका की गला रेत कर हत्या कर दी। नवोदय नगर चौक के पास में दिन दहाड़े हत्या को अंजाम दिया गया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान 22 वर्षीय अंशिका यादव के रूप में हुई है। मृतका यूपी के सीतापुर की रहने वाली थी। नवोदय नगर थाना सिडगुल के अंतर्गत एक युवती सड़क के किनारे लहूलुहान अवस्था मिली, जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया और इसको डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। इसकी पहचान जो है अंशिका यादव निवासी सीतापुर के रूप में हुई, जो एक यहाँ किसी फैक्ट्री में कार्य कर रही थी। कांग्रेस 2027 चुनाव को जीतने के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन पंचायत चुनाव में ही पार्टी की कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है। न्याय यात्रा के बहाने सिर्फ हरीश रावत नजर आ रहे हैं, जबकि बाकी के नेता पंचायत में जो चुनाव के प्रचार करने को लेकर मेहनत करनी चाहिए, सड़कों पर उतरे हुए दिखने चाहिए, वो नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। अगले 20 दिन में प्रदेश के 12 जिलों में पंचायत चुनाव के लिए 2 राउंड की वोटिंग होनी है, यानी बहुत कम वक्त में बीजेपी और कांग्रेस को मोर्चा मारना है। बीजेपी में मुख्यमंत्री से लेकर मंडल अध्यक्ष तक काम में जुटे हैं, पर जिस कांग्रेस को 2027 का चुनाव जीतना है, वहां पंचायत चुनाव में भी बड़े नेता नजर नहीं आ रहे। न्याय यात्रा के नाम पर प्रदेश के कई इलाकों को पूर्व सीएम हरीश रावत नाप चुके हैं, पर जब बड़े नेता ही प्रदेश भर में एक्टिव नहीं होंगे, बीजेपी की तरह 12 जिलों में पंचायत चुनाव जीतने का दावा कांग्रेस कैसे करेगी? बिल्कुल एक्टिव हैं। प्रीतम सिंह जी लगातार लगे हुए हैं, यशपाल आर्या जी लगे हैं, मैं भी लगातार हूं। अभी उधम सिंह नगर जा रहा हूं, कल मैं फिर कुमाऊं के दौरे में हूं और हमारे सीनियर्स जो हैं सारे जिलों के भ्रमण कर रहे हैं। तो और अगर एक्टिव होना है, रावत जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वो खुद भी एक्टिव हैं, तो और किसको एक्टिव होना है? सारे लोग तो एक्टिव हैं। करण महारा के मुताबिक सब नेता एक्टिव हैं, फिर चाहे हरीश रावत ही क्यों न हो। लेकिन पूर्व सीएम हरीश रावत कहते हैं कि कांग्रेस को आक्रामकता के साथ काम करना होगा और सबको नए नारे के साथ गांव-गांव जाना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। इस बात को लेकर के यदि हम गांव-गांव घुस पड़े तो इसमें इस सरकार की और भाजपा की सारी राजनीतिक विफलताएं, उनका षड्यंत्र, उनका चरित्र, उनकी चाल, उनका भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, महंगाई आदि सारे प्रश्न समाहित हो जाते हैं। कांग्रेस पंचायत चुनाव लड़ रही है, लेकिन ज्यादातर बड़े नेता पूरे प्रदेश में घूमते नहीं दिख रहे। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भले सबके एक्टिव होने की बात कह रहे हो, लेकिन बड़े नेता अपने क्षेत्रों से बाहर जाते दिख नहीं रहे। ऐसे में कांग्रेस नेता हरीश रावत का मंत्र कैसे काम करेगा, सवाल ये भी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। सोमवार यानी कि कल उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मुलाकात की है। उत्तराखंड को 3,800 करोड़ की कृषि से जुड़ी योजनाएं मिली हैं। केंद्रीय मंत्री ने इसके लिए कृषि मंत्री का धन्यवाद दिया। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि दस्तावेज भी उठा रहे हैं, क्योंकि इस बार ऐसे कई उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं जिनका नाम शहरों की वोटर लिस्ट में है ही नहीं। देखिए रिपोर्ट। जिन लोगों के नाम सूची में है निकायों में या शहरी क्षेत्र में, अगर वहाँ भी वोटर हैं और वो ग्राम सभाओं में नाम लिखा रहे हैं बिना वहाँ से नाम कटवाए, तो उनको जो है वंचित किया जाएगा और चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन इस तरीके का आदेश, स्पष्ट आदेश जो होने चाहिए थे सरकार के द्वारा प्रशासकों को, वो नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर चिंता हो रही है कि कौन सा षड्यंत्र बीजेपी नया षड्यंत्र करने जा रही है। ये हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, जो इस पूरे मामले को एक सुनियोजित साजिश बता रहे हैं। उनका आरोप है कि ऐसे उम्मीदवारों को भी पंचायत चुनाव में खड़ा किया जा रहा है जिनका नाम नगर निगम या फिर नगर पालिका की वोटर लिस्ट में पहले से ही मौजूद है, जो सीधे तौर पर पंचायती राज एक्ट का उल्लंघन है। 2019 में ऐसे ही नामांकनों को निर्वाचन आयोग ने अमान्य घोषित कर दिया था। इस बार अल्मोड़ा की बात करें तो यहाँ खकमरा कोट और अथरमणी गांव के कुछ हिस्सों को नगर निगम में मिलाया गया था और यहाँ के लोगों ने इस बार के नगर निकाय चुनाव में वोटिंग भी की थी। लेकिन अब इन्हीं गांव के लोग पंचायत चुनाव में वोटिंग की तैयारी में, और यही नहीं, कई लोग तो प्रत्याशी भी बन चुके हैं। ऐसे में अल्मोड़ा में हवालबाग की चुनाव अधिकारी ने तो साफ तौर पर कहा है कि ऐसे नामांकन अगर हुए हैं तो उनको रद्द किया जाएगा। लेकिन देहरादून में बैठने वाले राज्य निर्वाचन आयोग को ये कुछ भी गलत नहीं लगता। दो जगह नाम होने की स्थिति में अगर किसी मतदाता ने नगर निगम में मतदाता सूची में उनका नाम शामिल है और उन्होंने वहाँ पे मतदान किया है, तो ऐसे लोगों का नामांकन रद्द किया जाएगा। ये हमारे चुनाव आयोग का एक आदेश भी है यहाँ पर 1290 संख्या और 27 जून 2025 को जारी किया गया है। इसके अकॉर्डिंग उनका नामांकन रद्द करना है। और वोट देने के लिए मतदाता क्या होगा? वोट देने के लिए भी वहाँ पीठासीन अधिकारी निर्णय ले पाएंगे कि वो अगर उनका नाम नगर निकाय में शामिल था और उन्होंने मतदान उससे पूर्व किया हुआ है, उनको जानकारी थी, उनके पास पर्ची पहुंची थी, तो वो ऐसे मतदाता भी मतदान नहीं कर पाएंगे इस वाले चुनाव। किसी व्यक्ति को किसी नाम के वोटर लिस्ट में होने पर आपत्ति है तो वो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के सामने वो प्रस्तुत कर सकता है और ये अधिसूचना जारी होने से पहले हो जाना चाहिए। इस अवधि में जो है अब जो भी होगा वो निर्वाचन समाप्ति के बाद होगा। अब बड़ा सवाल ये है कि जब कानून वही है तो उसकी व्याख्या अलग अलग समय और अलग अलग जगह पर अलग कैसे की जा रही है? क्या 2019 में आयोग ने गलत व्याख्या की थी? क्या इस बार अल्मोड़ा की चुनाव अधिकारी गलत कर रही हैं? या फिर अब नियमों को तोड़ मरोड़ कर ही लागू किया जा रहा है? एक ही कानून पर दो अलग अलग राय ने पंचायत चुनाव पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उधर देहरादून के पछुआदून क्षेत्र में अवैध कस्बों पर और अवैध कब्जों पर एक बार फिर से बड़े स्तर पर कार्रवाई करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकारी ज़मीनों पर कब्जों को लेकर लिस्ट प्रशासन ने तैयार कर ली है। पछुआदून में सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जों पर प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई पूर्व में भी देखने को मिली है। देश में साइबर ठगी के नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। अब इन्हीं में एक शेल कंपनियों के जरिए ठगी के पैसों को ठिकाने लगाने का तरीका है। ये पूरा मामला जानिए इस रिपोर्ट में। देश में साइबर ठग अब सिर्फ ऑनलाइन ठगी तक सीमित नहीं है। अब वो शेल कंपनियों और फर्जी लोन ऐप्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। देहरादून से ऐसा ही एक मामला पकड़ में आया, जिसमें शेल कंपनियों के जरिए साइबर ठगों ने करीब 750 करोड़ रुपए की ठगी की रकम को चीन के साथ दूसरे देशों में ट्रांसफर किया। पुलिस ने साइबर ठगी के एक आरोपी अभिषेक अग्रवाल को गिरफ्तार किया, जो पेशे से सीए हैं।
आरोपी ने 40 से ज्यादा फर्जी शेल कंपनियां बनाई, जिनके जरिए चीन में बैठे साइबर ठग लोगों से ठगी कर रहे थे। क्योंकि शेल कंपनी का मतलब ये है खोखली कंपनी, कि जो पेपर पे एग्जिस्ट करे परंतु उसका ऑफिस या कोई सेटअप ना हो, तो उसको फिर फिजिकली भौतिक सत्यापन करना पड़ता है, वहां जाकर के पूछना पड़ता है कि क्या ये कोई कंपनी यहाँ पे थी कि नहीं थी, फिर बैंक से भी वेरीफाई करना है, क्योंकि इन शेल कंपनियों के ऊपर म्यूल अकाउंट्स। शेल कंपनी का पूरा खेल कुछ इस तरह से चलता है। किसी शख्स की फर्जी आईडी से कंपनी रजिस्टर की जाती है, फिर उसी नाम से बैंक अकाउंट खुलवाए जाते हैं, जिसमें ना कोई ऑफिस होता है, ना स्टाफ होता है, ना असली कारोबार होता है। और फिर इन फर्जी कंपनियों से शुरू होता है लोन ऐप, ई कॉमर्स या निवेश के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठने का काम। इसके बाद इस रकम को इन शेल कंपनियों के खाते से हवाला और डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए विदेश भेज दिया जाता है। इससे बचने का तरीका यही है कि कोई भी आपके जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, कोई भी आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, वो ऐसे ही किसी को शेयर ना करें। जितना हो सके आप डिजी लॉकर जो आधार कार्ड होता है आप उसका इस्तेमाल करें। जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आपको देखना है तो उसके लिए जीएसटी के पोर्टल्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा किसी भी अगर आपको साइबर क्राइम करना है तो उसके लिए हमारे पास पोर्टल है गवर्नमेंट का cybercrime.gov.in, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड या फिर अगर आपके पास कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है उसको रिपोर्ट करने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कब तक साइबर ठगी के पीछे छिपी इन शेल कंपनियों पर लगाम लगेगी, जिससे इनके चंगुल में फंसने से आम लोग बच सकें। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। उधर 11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियां आखिरी चरण में हैं। प्रशासन ने पार्किंग, पेयजल, ट्रैफिक कंट्रोल की पुख्ता तैयारी करने का दावा किया है। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान नीलकंठ महादेव में रोज शिव भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। कांवड़िये नीलकंठ महादेव का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। जाएंगे तो वहाँ पे भी सफिशिएंट मेडिकल फैसिलिटीज, जो हमारे पानी पीने की व्यवस्था है, ये सारी चीज़ों के शौचालय आदि के सभी के इंतजाम किए जाएंगे। और ये जो पूरा हमारा लगभग 8 किलोमीटर का ये स्ट्रेच रहेगा तो उसमें सफिशिएंट लाइट्स आदि की भी व्यवस्था की जाएगी। उसके लिए हम लोगों ने ड्यूटीज भी बांट दी और इस बार हम लोगों ने सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स भी लगा रखे, उनको एक फॉर्मेट्स भी दे रहे हैं जिससे वो डे टू डे अपनी रिपोर्टिंग की सफाई कैसी है, शौचालय कैसे काम कर रहे हैं, हमारे कूड़ा उठान कैसा हो रहा है, ये सभी चीज़ों पे और पानी आदि की व्यवस्था पे हमें डेली रिपोर्टिंग करते रहेंगे। हमारे 8 गेजेटेड ऑफिसर्स का डिप्लॉयमेंट हमारे द्वारा करवाया गया है और इसमें लगभग 1000 का जो फोर्स है वो तैनात किया जाएगा और उसमें एक कंपनी हमारी